बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जी, और एक परेशान कुन बात है जो कि मैं आज आपके सामने रखूँगा। वो परेशान कुन बात भी एक व्लॉग है जो कि शेयर हुआ, जिसमें बहुत से लोग अब ट्वीट कर रहे हैं जी कि वो इशारा इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ है कि जी खुदा न खास्ता उनको कोई जानी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और जो एक व्लॉगर हैं उन्होंने लिखा है कि जी ये उनके लिए कोई खुदा न खास्ता किसी को सुपारी दे दी गई है कि वो उनको उनको कोई खुदा न खास्ता कत्ल करना चाहता है। और फिर लोगों ने इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ हवाला दे दिया। इमरान रियाज़ ख़ान को अल्लाह ताला अपने ईमान में रखें। हर एक की फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जितने इस वक्त फोर फ्रंट पर वो मौजूद हैं, तो मेरे ख़्याल में तो कोई बड़े बेवकूफ़ होगा कि इमरान रियाज़ ख़ान को टारगेट करेगा। बाकी उनको अपनी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, अपनी हिफाजत भी उसकी इंतज़ामात ज़रूर करने चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बात दुरुस्त है नहीं है, या किसी ने अफवाह फैलाई है क्या है, लेकिन कम से कम आज के हालात के अंदर ये समझ नहीं आती कि ये मतलब इस तरह हो सकता है। अरशद शरीफ साहब का वाक़या अभी तक कोई नहीं भूला, उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, और अभी तक वो एक मुहम्मा बना हुआ है। हम दुआ कर सकते हैं कि उनके कातलों को भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान के फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी अपनी अमान में रखे। किसी की राय से इख्तलाफ हो जाना या किसी की बात से इख्तलाफ होना वो और बात है। अब उनकी सहाफ़त से या जो भी वो काम करते हैं उससे 10 लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई उनकी राय से एग्री करे। और दूसरा ये भी होता है कि जो बातें की जाती हैं इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से, क्या वो दुरुस्त होती हैं या नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी डिबेट कर सकता है। लेकिन ये जो फैक्ट है और ये जो बयान किया गया है, ये जो बात फैलाई जा रही है कि खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा है या उनको कोई कत्ल करना चाह रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक बात भी है और परेशान कुन भी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। क्योंकि इस पर ट्वीट भी की है वो मैच शराफत अली साहब ने कि ये सनद रहे। फिर वो मियाँ इशफाक साहब ने भी, जो इमरान रियाज़ ख़ान के वकील भी हैं, उनके दोस्त भी हैं शायद, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई ट्वीट वगैरह की है। सो अब ओवरऑल ये बात अब चल रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको अपना ख़ुद भी केयर करनी चाहिए। और अच्छा है ये चीज़ रिकॉर्ड पे, अगर कोई खदशात ऐसे हैं तो रिकॉर्ड के ऊपर आ गए। लिहाजा जो हुकाम बाला है उनको भी पता होगा कि इमरान रियाज़ ख़ान को ये महसूस हो रहा है। अगर तो वाकई उन्हीं की बात है तो फिर तो उनको बताना चाहिए कि वाकई उनको कोई डेथ थ्रेट्स आ रही हैं या इस तरह ऐसा कुछ है, तो फिर तो उन्हें बता देना चाहिए। अब ज़रा जनाब जो असल ख़बरें हैं, असल चीज़ें हैं, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक नई जमात वो तो आ रही है और आपको बताइए शाहिद खाकान भाई साहब लेकर आ रहे हैं। लेकिन शाहिद खाकान भाई साहब का एक्चुअल मसला क्या था PMLN के अंदर, उनका सबसे बड़ा इशू क्या था? ये वो अकेली शख्सियत नहीं है जिनका इशू था, और उनका इशू बेसिकली है क्या, वो है, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ जी कि बेशक फैसल वाडा साहब हो या मोहसिन नकवी साहब हो, तगड़े वो इतने हैं कि ज़ाहिर बात है हुकूमत से ज़्यादा तगड़े हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उनको, आज तो मोहसिन नकवी साहब को एक टेलीविज़न चैनल पे मिन्नत ही कर ली, और वो मिन्नत क्या की है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। एक दावा किया गया जी, बेसिकली जो कि दावा है या वो ख़बर है, वो हामिद मीर साहब की है। उन्होंने कहा जी कि 4 महीनों से इमरान ख़ान से मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं, और इमरान ख़ान कहते हैं कि नहीं, पहले इतराफ़ करें कि आपने मुझसे गलत किया। ये बात गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने अपने ब्लॉग में की थी कि उनकी ये सोच है कि जी मैं, ये सोच उनकी हो सकती है सब कुछ। लेकिन क्या इसमें जो एक एलिमेंट है कि 4 महीनों से उनसे कोई रब्ते करने की कोशिश कर रहा है, ये बात इसके अंदर ये मीठा ज़्यादा डला हुआ है कि इमरान ख़ान साहब से कोई रब्ते की कोशिश कर रहा है। पहले अगर इसी के बारे में बात कर ली जाए, इमरान ख़ान साहब से अगर इमरान ख़ान साहब से कोई रब्ते की कोशिश कर रहा होता तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। पहले तो ये बात ये कि ऐसा इसमें सच्चाई नहीं है कि इमरान ख़ान साहब से कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। ये बात पॉइंट ब्लैंक है। जब होगा तो आपको उसके असरात चीज़ें नज़र आएंगी। इमरान ख़ान साहब इस बात के ऊपर अभी आर्ग्यू, ये उनकी सोच अपनी तक हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ गए उनकी लड़ाई होगी ही नहीं। उनका तस्वीर ही होगा और वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, मामलात स्टिचअप करें, देखिए मैं पॉपुलर हूँ, मैं इलेक्शन जीता हुआ था, अब मेरे रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, और बिल्कुल बेधड़क होकर चलें। अगर वो बाजवा साहब को ताहयात उम्र एक्सटेंशन ऑफ़र कर सकते हैं तो और किसी फ़ौजी अफसर को भी और
किसी फौजी जो अब आर्मी चीफ है उनको कह सकते हैं कि जनाब आप कोई टेंशन ही ना लें और बस हाथों पैरों के अंगूठे, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, हाथों पैरों के अंगूठे लगा देता हूँ, तो आप टेंशन फ्री होकर चलें। तो वो तो इमरान खान साहब अपनी जगह पर करने के लिए तैयार हैं। इतनी आपका ख्याल है 4 महीने वो इस उसूल पे खड़े रहेंगे? असूल शूल सारे जब जब पता हो ना कि यार मेरा काम बन रहा है, तो चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, कोई भी हो, पावर पॉलिटिक्स कहते ही ऐसे हैं कि फिर आप अपने असूलों को, हर चीज़ को बाला ताक रख के फिर आप अपना फ़ायदा, सियासी फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो इसमें जो जो हीरोइज़म दिखाया जाता है या माचोइज़म के जी वो फ़लाने को तो बड़ा मिन्नतें कर रहा है फ़लाना, लेकिन जी इमरान खान जो है वो डट के खड़े हुए हैं और जी बड़ा उन्होंने वार्निंग दे दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब को बड़े करीब से देखा हुआ है और पता है ये सारे जो हमारे पावर पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी शहजादे हैं ये क्या कर रहे होते हैं। तो ज़रा इसमें मीठा ज़्यादा है जो ख़बर है मीर साहब की। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब की सोच ये ज़रूर है, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था। अब ज़रा जनाब आ जाएँ कि ये सूरत हाल ऐसी है। अब वो जो ख़बर वो जो बन रही है नई जमात, इससे कि पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात, तो वो जो नई जमात बन रही है वो शायद खान भाई साहब बना रहे हैं। उसमें खोखर साहब होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, शायद मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हों। इशू क्या था शायद खान भाई साहब का जो मेन, देखिए वो एक्नॉलेज करें ना करें, उनको इज़्ज़त बड़ी जमात के अंदर दी गई, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। वो इलेक्शन 2018 में हार गए, माज़ चाहता हूँ, वो 2018 में अपने हल्के से इलेक्शन हार गए, लेकिन उनको फिर लाहौर से इलेक्शन लड़वाया गया, मुस्लिम लीग नून लड़वाया, सब कुछ किया। उनका जो बेसिक इशू था वो सिर्फ एक शख्सियत से है और इन बाकी काफ़ी लोगों का, वो है मरीम नवाज़ शरीफ से। वो इसलिए कि उनको लगता है जी कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मियां नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी है, और लेकिन उनका वो पार्टी में वो स्टैचर नहीं है, वो कद नहीं है, और उनको बहुत जल्दी इस वजह से वो तरक्की दे दी गई, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनवा दिया, पहले वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, फिर उनको जनाब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया। तो उनकी क्या स्ट्रगल है। अब देखें उनका जो सबसे बड़ा जो अगर स्ट्रगल को साइड पे रख दें तो वो मियां नवाज़ शरीफ की बेटी है और मियां नवाज़ शरीफ की सियासी जानशीन है। स्ट्रगल की बात पहले कोई कर सकता था, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ ने तो बड़ा कुछ देख लिया ना, पावर पॉलिटिक्स भी देख ली, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करके भी देख ली, जेल भी काट ली, जो सियासी रगड़ा होता है वो भी खा लिया, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटलमेंट भी कर ली। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं पावर पॉलिटिक्स के वो सारे पूरे कर लिए, जलसे भी कर लिए, इलेक्शन कैंपेनें भी चला ली, मतलब और ठीक होता है, फिर यही कुछ होता है। बाकी भी मियां नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, वो तो फिर उनसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो तो फिर पार्टी में नहीं रह सकता। जो निसार अली खान साहब थे, बहुत ऑनरेबल शख्सियत, दयानतदार, इज़्ज़तदार शख्स, लेकिन उनको भी शायद प्रॉब्लम इसी बात से था। और इस बात का मुझे पता है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी उनको पसंद नहीं करती थी। वो शायद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को पसंद बहसीत उनकी पार्टी के अंदर या उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी उस चीज़ से उनको भी शायद वो नापसंदीदगी का इजहार करते थे। शायद खान भाई साहब का तो और कोई, उनको पार्टी में इज़्ज़त बहुत मिली, सब कुछ हुआ और उनका किसी से इशू है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब इस तरह के साथ उनका था नहीं कि इसको आप मान चाहता हूँ आप कह सकें जी कि कोई उनका इशू बन रहा था या कोई ये चक्कर था। अब ज़रा अगर आप आ जाए इसको कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब की मैं चीज़ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बात की है ना, इससे आपको हालत और औकात पता चल जाएगी हमारे मुल्क में इस वक्त जो कम अज़ कम जो बेचारी वफाकी हुकूमत है उसकी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म को आँखें ना दिखाएं। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वज़ीर शहबाज शरीफ साहब को आँखें ना दिखाएं। और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, यानी कि वो तोसी के हवाले से या फिक्स टर्म के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन जो ऑपरेटिव बात है वो ये जी कि मियाँ के जी मोहसिन नकवी साहब इतने तगड़े हैं कि वो वज़ीर आज़म को आँखें दिखा सकते हैं। और यही बात कुछ दिन पहले मैंने शायद जो काशिफ भाई साहब है उनके प्रोग्राम में, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में भी की, वज़ीर आज़म के ताबे नहीं, उनके साथ काम करेंगे और वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर है, वो हैं ताकतवर, वो नज़र भी आ रहा है। सो ये आपकी जो सियासी हुकूमत है, हाइब्रिड प्रोवैक्स वर्जन है इस हुकूमत का, उसके अंदर ये सियासतदानों की ये अहमियत है। और मोहसिन नकवी साहब कितने तगड़े हैं, फैसल वाडा साहब कितने तगड़े हैं। अब ये शरियार अफरीदी साहब ने कहा है नहीं कि उनके दौर में एक भी कर्नल
में भी एक कर्नल लियाकत पार्लियामेंट को कंट्रोल करता था। इमरान खान खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि मैं पार्लियामेंट में बंदे पूरे करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कहता था। अब ये बात शहरयार आफरीदी साहब ने की है। एक बात जहन में रखें, 2018 में ऐसे इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और कंट्रोल हुआ, देखें, लेकिन फिर एक चीज़ के बाद ना उसके अंदर फार्मूला, बेसिक फार्मूला वही रहता है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाते हैं और फिर चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। अब आप वो देख लें, वो हाइब्रिड वर्जन था कि जी फौज का बड़ा इम्प्रिंट था, ये उसका एडवांस्ड वर्जन है जो PDM 1 और PDM 2 में आया है। एस्टैब्लिशमेंट वो उतनी तगड़ी होती गई है वक्त के साथ 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 साथ, सियासतदान और कमज़ोर होते गए क्योंकि सियासतदान उनकी बैसाखियों पे चले गए हैं। और अब हालत ये आ गई है जो आजकल के हुकूमत आपके सामने, कि जो एक्टिव लोग हैं वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनका मुकम्मल कंट्रोल है मुल्क के सियासी निज़ाम के ऊपर। आप क्या कह सकते हैं? बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद बाकायदा तौर पर अहम सियासी जमातों के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, कौन कहाँ जा रहा है, कौन को किसको कहाँ भेजा जा रहा है, इसमें जो बड़े बड़े अहम इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो इन्वॉल्व थे नहीं, उनकी मर्जी मंशा से जो जा रहे थे। अच्छा ये आ रहा है तो इसको IPP में भेज दो, ये आ रहा है तो इसको नून में भेज दो, फलां कोई कहता था अच्छा जी मैंने IPP में नहीं जाना, मुझे नून में जाना है, नून में जाना है जी तो मेरी ये शर्त है तो मुझे ऐसे भिजवाएं। इस तरह से ये हो रहा था। जैसे इमरान खान साहब का दौर था ना, मैं क्यों बार बार हवाले देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये काम किस तरह होते हैं। वो जो आज़ाद लोगों को इकट्ठा जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे ना, वो अकेले उनका जहाज़ इकट्ठे नहीं कर रहा था, वो 7 करम फरमा भी शामिल थे उनमें जो कहते थे चलो भाई उधर जाएं, चलो भाई उधर जाएं। वो इस दफ़ा भी हो रहा था। खाकसार ने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं और आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। तो जितनी जमहूरियत के लंबरदार वो थे, ये भी उतनी जमहूरियत के लंबरदार हैं जो आज हमारे दोस्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। तो यानी कैसा कमाल है जी, घूम फिर के चीज़ें वही आ रही होती हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो लोग रिलीज़ हुए हैं मैं फ़ौजी अदालतों से, उनको 1-1 साल की सज़ाएँ थी, लेकिन रहम की बुनियाद पर फिर उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं। 9 मई केसेस में 104 में से 104 टोटल लोग थे, 20 लोग मिलिट्री कोर्ट्स ने 1-1 साल की सज़ा सुनाई थी इन्हें, जिनमें से 17 मुलजमान 10.5 माह 3 साढ़े 9 माह की कैद काट चुके थे, यानी वो ऑलरेडी भी काट चुके थे और इन 20 मुल्ज़मान की बाकी सज़ा आर्मी चीफ ने माफ़ कर दी। यानी वो ये नहीं कि साल की सज़ा थी, बेचारे कोई 8 माह कोई 10 माह वो काट चुके, बाकी माफ़ कर दी, जिसकी बुनियाद पर अब इन 20 अफराद को रिहा किया गया, जिनमें रावलपिंडी में से 8 लोग हैं, लाहौर से 3 हैं, गुजरांवाला से 5 है, दीर से 3 है और मर्दान से 1 शख्स है। मतलब टोटल 20 लोग हैं 104 में से जिनको ये किया गया। लेकिन ये सिलसिला मिलिट्री कोर्ट्स वाला यहाँ इसके बाद वो यही है कि ये वो लोग थे जो कम जुर्म के अंदर इन्वॉल्व थे, जो और सख्त है मामला, उनको कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वो कंडीशनल इजाज़त थी बाय द वे जो सुप्रीम कोर्ट ने मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब मैं आपको ना एंड में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हम ये यूट्यूब के ऊपर ना बहुत से, मैं हमेशा कहता हूँ बाकी जो मर्ज़ी आप कहते रहें, लेकिन जो एक झूठ बिक रहा होता है ना, मतलब एक झूठ होता है कि जो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि यार ये कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। अब मैंने पहले मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मुझे फिर किसी ने शेयर किया और आज मैंने एक व्हाट्सएप वो के ऊपर भी ना किसी ने मुझसे शेयर किया कि यार ये देखें। मैंने कहा वो किसी ने हमें जाली बनाए हुए हैं, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं भाई ये एक यूट्यूबर है, इनका नाम है जी क्या, इब्राहिम राजा, और इनकी अगर आप जो सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्कर में इतना झूठ बोलते हैं, इतना मतलब अपने थंबनेल्स के अंदर झूठ है इनके, कि वो चीज़ें जो सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि यार ये तो ये कहाँ किस दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है जो इन हजूर ने लिखा हुआ है, इन जनाब ने लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी जर्नलिज्म करें, आप कामयाब प्लेटफॉर्म करें, व्यूज़ देखें, लोगों ने सब्सक्राइब करने वो आना है और बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ओपिनियन से आप नहीं एग्री कर सकते। लेकिन मैं तमाम लोगों को, किसी का प्लेटफॉर्म बड़ा है किसी का छोटा है, मैं सिर्फ एक बुनियादी बात कहता हूँ कि यार मेरी ख्वाहिश अगर ये है ना कि चांद इधर से निकल आए, चांद इधर खड़ा हो जाए, इधर खड़ा हो, तो भाई वो मेरी ख्वाहिश ही रहनी चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ख़बर नहीं बननी चाहिए। फिर मतलब मेरी अगर ख्वाहिश है कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए तो वो मेरी ख्वाहिश है ना, वो फिर हक़ाइक़ के मुनाफी हो के वो मेरी ख़बर नहीं बननी चाहिए।
ख्वाहिश को तज्जिए में तब्दील नहीं होना चाहिए, ये मैं बुनियादी बात करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत से हमारे दोस्त ये काम करते हैं। बाकी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, मैंने इसलिए आपको ये यूट्यूब का बताया क्योंकि बहुत से लोग इसमें बड़ी मुबालगा राई करते हैं। अब जो साकिब बशीर एक बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट भी की हुई है जी कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि 15-20 मुलजमान शायद बरी होने का इम्कान है, वो दुरुस्त नहीं निकला, बल्कि मिलिट्री कोर्ट में अंडर ट्रायल 104 में से 20 मुलजमान का जुर्म साबित होने पर सज़ा सुनाई गई, लेकिन उस सज़ा का अक्सर हिस्सा वो काट चुके थे, इसलिए बाकी उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। सो बेसिकली ये हुआ है, जो सज़ा वो काट चुके थे। अब अगर आप ये मैं जो दोबारा मैं आपकी ज़रा तवज्जो इसलिए दिलाना चाहूँगा कि जो यूट्यूब के ऊपर ज़रा थंबनेल्स हैं उन शख्सियत के, अब ये मैं क्यों मेरा काम नहीं, बाकी जगह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाब यूट्यूब चैनल लोग चला रहे हैं, वो चलाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, आप इसका जायज़ा लें। अचानक फ़ौज आ गई, 6 छुट्टियाँ, 3 जजेस मारे गए। ये क्या है, ये कहाँ है, ये क्या हुआ है? शहबाज शरीफ बरतरफ, 4 बड़े गिरफ्तार, 8 छुट्टियां, काजी कैद। अब आप आगे नीचे देखें, कप्तान 9 बजे आर्मी हाउस मुंतकिल, 7 छुट्टियां हैं। और ये देखें, कप्तान 2 बजे बरी कोर कमांडर हंगामी इजलास। अब आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि यार ये मुझे नहीं पता व्यूज़ क्या है क्या नहीं। अब ये देखें, अब ये जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब आप अंदाज़ा तो लगाएं कि यार आप कितनी डिठाई से झूठ बोल रहे हैं और बोली जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए यूट्यूब के ऊपर फिर कई बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो कई लोगों के हैं, वो जब झूठ बेच रहे होते हैं तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है। आप बोल दें नहीं, बता दें फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया, फलानी के लिए जहर दिया गया तो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, वो पता नहीं शवाहिद है या नहीं है, लेकिन बस शुरू कर देना है काम। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी का तज्जिया ओपिनियन अच्छा लगता है, किसी का ओपिनियन अच्छा नहीं लगता, वो बात की बात है। तो जनाब ये व्लॉग था, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।